हेलो एवरीवन। आज के इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम सल्तनत काल में सामाजिक एवं आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए इस टॉपिक के माध्यम से सल्तनत काल की सामाजिक एवं आर्थिक दशा के बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले सामाजिक दशा के बारे में देखते हैं। सल्तनत शासन काल का समाज अपनी निजी विशेषताएं रखता है। मुसलमानों के आने से पूर्व भारत में अनेक जातियों ने पदार्पण किया था। कालांतर में सभी जातियां हिंदू जाति में ही विलीन हो गई थीं, लेकिन मुसलमानों के आगमन के समय भारतीय समाज की रचना में बड़ा अंतर हो गया था। मुसलमानों की अपनी निजी सभ्यता एवं निजी धर्म था। वे भारत की केवल राजनीतिक विजय ही नहीं वरन सांस्कृतिक तथा धार्मिक विजय भी करने आए थे। आरंभ से ही मुसलमान हिंदुओं से पृथक रहे और इस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का समाज निम्न दो भागों में विभक्त हो गया था। पहला है मुस्लिम समाज। यद्यपि आरंभ से ही मुसलमानों ने हिंदुओं से अलग रहने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी अधिक समय तक हिंदुओं के देश तथा उनके निकट संपर्क में रहने के कारण वे उनके प्रभाव से मुक्त नहीं रह सके। हिंदुओं की वर्गीयता का प्रभाव उन पर भी पड़ा। उनके दो वर्ग सुन्नी और शिया तो पहले से ही थे। कालांतर में मुसलमानों में शेख, सैयद, मुग़ल, पठान, खान, मलिक आदि वर्ग भी बन गए थे। इसके अतिरिक्त मुसलमानों में उलेमा, सूफ़ी, सैयद आदि थे, जिनका समाज में बड़ा आदर होता था तथा इन्हें राज्य की ओर से अनेक विशेषाधिकार प्राप्त थे। दूसरा है हिंदू समाज। दिल्ली सल्तनत में हिंदू समाज की दशा अत्यंत शोचनीय थी। यद्यपि आरंभ में हिंदू आर्थिक दृष्टि से अत्यंत अच्छे थे, परंतु मुसलमानों ने उन पर भांति भांति के अत्याचार किए। उन्हें उच्च सरकारी पद नहीं दिए गए थे। जो हिंदू इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं करते थे, उन पर जजिया नामक कर लगता था। स्त्रियों की दशा के बारे में हम बात करें तो स्त्री का स्थान पुरुष की अपेक्षा निम्न समझा जाता था। मुस्लिम स्त्रियों को आज़ादी कम प्राप्त थी। कुरान के अनुसार एक मुसलमान 4 पत्नियों का अधिकारी होता है, परंतु फिर भी निम्न वर्ग में हिंदुओं एवं मुसलमानों में अधिकतर एक ही विवाह का प्रचलन था। अधिकांश हिंदू परिवारों में एक विवाह प्रथा ही प्रचलित थी। कुछ ही राजकुमारों के एक से अधिक पत्नियां थीं। सल्तनत काल की सामाजिक दिशा में अगर हम भोजन के बारे में बात करें तो हिंदू एवं मुसलमान दोनों ही वर्गों के साधारण स्थिति वाले मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं थी कि वे उत्तम प्रकार का भोजन कर सकें, अतः वे साधारण भोजन पर ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। वर्तमान काल के समान ही दक्षिण भारतीय लोगों का मुख्य भोजन चावल था। उच्च वर्गीय तथा मध्यम वर्गीय लोग रोटी, चावल तथा विभिन्न प्रकार की सब्जियां बनाते थे। हिंदू प्रायः निरामिष भोजी होते थे। मुस्लिम परिवारों में सामान्य रूप से गोश्त का प्रचलन अधिक होता था। मादक द्रव्यों की हम बात करें तो मुसलमानों में इसका साधारण रूप से प्रयोग होता था। संभवतः मुसलमानों में कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जो मदिरा का सेवन न करता हो। अलाउद्दीन खिलजी ही एकमात्र ऐसा शासक था जिसने मद्यपान का विरोध किया था, अन्यथा अन्य किसी सुल्तान ने इसका विरोध नहीं किया। तंबाकू का प्रयोग सल्तनत काल में नहीं होता था। अगला जो बिंदु है वह है वस्त्र। सल्तनत काल में विभिन्न वर्गों के लोग भिन्न भिन्न प्रकार की पोशाक पहनते थे। साधारण मुसलमानों एवं धनी मुसलमानों की पोशाक में कोई विशेष अंतर नहीं था। केवल मुसलमानों के वस्त्र ही उत्तम प्रकार के कपड़े के बने होते थे।
अगला जो बिंदु है वो है श्रृंगार। स्त्रियां नेत्रों में काजल, मांग में सिंदूर तथा हाथों में मेहंदी लगाती थी। शीश, नाक, कान, भुजा, उंगली, कटी आदि में तरह तरह के आभूषण धारण किए जाते थे। मनोरंजन के साधनों की अगर हम बात करें तो चौगान खेलना इस युग के कुलीन परिवारों का मुख्य एवं सबसे प्रिय खेल हुआ करता था। आधुनिक युग में इसे पोलो कहा जाता है। भारत में इसको लाने का श्रेय मुसलमानों को ही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली के मुसलमानों का सर्वाधिक प्रिय मनोरंजन शिकार था। इतिहासकार अफीक ने अपनी पुस्तक तारीख़ फ़िरोज़ शाही में फ़िरोज़ शाह तुगलक के समय की शिकार पार्टियों का विस्तृत विवरण दिया है। शतरंज भी कुलीन वर्गों का प्रिय मनोरंजन था। तो इन बिंदुओं के माध्यम से हमने सल्तनत काल की सामाजिक दशा के बारे में अध्ययन किया। आगे हम अध्ययन करते हैं सल्तनत काल में आर्थिक दशा के बारे में। तुर्कों के आक्रमण से पूर्व भारत एक समृद्धिशाली देश था। विदेशियों ने देश की अतुल संपत्ति देखकर आक्रमण किए थे। भारत में शासन स्थापित करने से पूर्व मुसलमानों ने देश की संपत्ति को खूब लूटा। महमूद गजनवी ने राजकोष तथा मंदिरों को लूटा था। तुर्क शासकों में सबसे पहले बलबल ने आर्थिक दशा सुधारने की ओर ध्यान दिया, परंतु उसे अधिक सफलता नहीं मिली। बलबन के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुव्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उसे विशेष सफलता भी प्राप्त हुई। सर्वप्रथम बलबल ने भू राजस्व व्यवस्था में परिवर्तन करके अनेक सुधार किए। उस समय देश में आर्थिक शांति स्थापित करने की आवश्यकता थी और पर्याप्त साधन होने पर ही सेना का प्रबंध हो सकता था। यही कारण था कि बलबन ने भूमि कर की ओर ध्यान दिया। इल्तुतमिश के समय में सैनिकों को वेतन नहीं दिया जाता था, वरन उसके स्थान पर उनको भूमि दी जाती थी और वे ही इसका लगान आदि वसूल किया करते थे। अलाउद्दीन खिलजी दूसरा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था की ओर इतना अधिक ध्यान दिया जितना कि अन्य किसी शासक ने नहीं दिया था। उसने बलबन के असफल प्रयोग को सफल सिद्ध कर दिया। उसने राज सिंहासन को प्राप्त करने की राज्याज्ञा निकाली कि राज्य की संपूर्ण भूमि को खालिसा कर दिया जाए। उत्पादन का आधा भाग लगान के रूप में राज्य को देने का नियम बनाया गया तथा दुधारू पशुओं पर भी घाटी एवं चराई कर लगाया गया। पटवारी, खूत तथा मुकद्दम अपने यहाँ भूमि का गलत हिसाब रखते थे। इस दोष को दूर करने के उद्देश्य से अलाउद्दीन ने दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना की थी। अलाउद्दीन के पश्चात गयासुद्दीन तुगलक ने भी इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन किए। उसने किसानों पर इतने कठोर कर लगाए कि किसान खेत छोड़कर भाग गए। मोहम्मद तुगलक ने भी भूमि कर व्यवस्था में सुधार किया। प्रांतीय नायब वजीर के माध्यम से लगान वसूल की जाती थी। उसने दोआब की भूमि की उत्पादन शक्ति को देखकर वहाँ कर वृद्धि की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ अकाल पड़ गया और उसकी यह नीति सफल नहीं हो सकी। फ़िरोज़ शाह तुगलक ने भी अनेक करों को समाप्त कर दिया। इस कमी को पूरा करने के उद्देश्य से उसने अनेक नहरों का निर्माण करवाया। तो इस तरीके से हमने इस ई व्याख्यान के माध्यम से सल्तनत काल में सामाजिक दशा के बारे में अध्ययन किया और आर्थिक दशा के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।